गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप की जो लिस्ट मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, उसको पूरा तैयार कर लिया है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। चलो ठीक है, फिर मैं आप में से कुछ लोगों से पूछ रहा हूं अभी ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। दिशांत, माइक अनम्यूट करो बेटा। यस सर। और नोट्स तो बंद ही होगा ना? बंद है सर, वीडियो ऑन कर दूंगा। हाँ, वीडियो ऑन कर दे। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो स्मार्ट लग रहा है भाई। हाँ दिशांत, चलो शुरू हो जाओ फिर। सर कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईथर। नहीं, ईस्टर आएगा। ईस्टर, फिर एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल एल्हाइड, नहीं क्या था? एल्डिहाइड। यस सर, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, साइक्लिक ईथर। अरे अब तो मैक्सिमम निकाल ही दिया भाई। अरे ये भूल जाता हूँ सीरीज में। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, सही अटेम्प्ट है। रीत। अरे याद आ गया। हम्म थायो थायोल था, फिर थायो ईथर, हाँ हाँ थायो ईथर अमाइन, और एल्कीन एल्काइन। हाँ, ठीक ठीक। रीत चौधरी, यस सर। चलो सुनाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड। हाँ हाँ ठीक है। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, हाँ ठीक है, कीटोन, कीटोन से। अल्कोहल, ईथर, साइक्लिक ईथर, हम्म थायोल, हम्म थायोल, थायो ईथर, अमाइन, अमाइड, एल्काइन। अमाइन के बाद अमाइड कहाँ से आ गया? अमाइन, एल्कीन, एल्काइन। हाँ, एल्कीन एल्काइन, ठीक है ठीक। भूमिका, यस सर। सुनाओ बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, and then acid halide, acid amide, cyanide, isocyanide, aldehyde, ketone, alcohol, then ether, then cyclic thiol, thioether, then amine, and alkene alkyne. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अक्षत मिश्रा, यस सर। चलो सुनाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हैलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड नहीं, एसिड एनहाइड्राइड। सॉरी, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ना ना एल्डिहाइड, ना 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 ना, फिर से सुनाओ। एस्टर, फिर से पूरा ऑर्डर।
carboxylic acid, sulfonic acid, acid anhydride, ester, amide, cyanide, isocyanide, aldehyde. एस्टर के बाद हीरो एसिड हैलाइड है। Yes sir. Ester, acid halide, amide, cyanide, isocyanide, aldehyde, ketone, alcohol, thialcohol. ना ना ना, एल्कोहल के बाद ईथर, ether, cyclic ether, amine, alkene, alkyne. गड़बड़ किया है, फिर से इसको पूरा अच्छे से तैयार करो। Okay sir. अर्पित, अर्पित, हाँ चलो सुनाओ बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, थायोल, थायोल ईथर, एमाइड, एल्केन, एल्काइन। वेरी गुड, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको जो है ये पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर याद होगा। मैं फिर आगे क्लास में पूछ लूंगा आपसे। तो ये फंक्शनल ग्रुप का पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। अब मैं डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो मैंने लास्ट क्लास में जो पार्ट्स ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, पार्ट्स ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, उसमें मैंने रूट वर्ड के बारे में बताया था, जो कि हमें बताता है कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम है। फिर उसके बाद मैंने प्राइमरी सफिक्स को डिस्कस किया, जो हमें कार्बन की कनेक्टिविटी के बारे में बताता है कि कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच है या डबल बॉन्ड से अटैच है या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स को हमने कंसिडर किया था, जो हमें कंपाउंड के क्लास के बारे में बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक क्लास को बिलोंग करता है या एसाइक्लिक क्लास को बिलोंग करता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हमने आपको बताया। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करने के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर हम कंसिडर करते हैं, वो प्रायोरिटी ऑर्डर ही मैं अभी आपसे पूछ रहा था। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि रूट वर्ड के नेम में मॉडिफिकेशन कब किया जाता है। तो रूट वर्ड के नेम में मॉडिफिकेशन कब किया जाता है? आरव, माइक अनम्यूट करो बेटा। नहीं पता है। नमन? यस सर। नहीं, वो भी लिखवाया हुआ है। नमन? यस सर। बताओ। इफ मोर देन वन को कब मॉडिफाई करते हैं? इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड और more than one triple bond is present inside the principal chain, then root word is modified by adding suffix a. ठीक है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। दीक्षांत? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दीक्षांत, ये बताओ कि प्राइमरी सफिक्स के नेम में मॉडिफिकेशन कब करते हैं और क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? सर जब सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से शुरू होता हो। जब सेकेंडरी सफिक्स का नेम वॉवेल से स्टार्ट होता हो तो प्राइमरी सफिक्स में मॉडिफिकेशन करते हैं। और क्या मॉडिफिकेशन करते हैं बेटा? सर ई रिमूव हो जाता है, लास्ट का ई हटा देते हैं। तो क्या ये ऐसा हमेशा होता है? सर अगर दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो नहीं हो सकता। अगर दो से ज्यादा लाइक फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे लाइक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तब हम ई को रिटेन रखते हैं। यस सर। ठीक है, चलो सही है। मतलब आपको लगभग सारी बातें जो है दिमाग में है।
तो अब मैं आपको बताता हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स नोट करो इसका डिटेल। लिखो इट टेल्स अस अबाउट it tells us about the type of side chain. It tells us about the type of side chain or substituent स्पेलिंग देख लेना, SUBSTITUENT। it tells us about the type of side chain or substituent present inside the compound. तो बोल रहे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर साइड चेन कौन सी प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये साइड चेन क्या है और सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तो आप नोट करो साइड चेन लिखो एनी कार्बन चेन which is not treated as principal chain. Any carbon chain which is not treated as principal chain. Any carbon chain which is not treated as principal chain is called side chain. तो देखो बेटा यहां पे बोल रहा है कि साइड चेन क्या है। बोले साइड चेन कोई भी कार्बन चेन को आप बोल सकते हो जो प्रिंसिपल चेन नहीं है। एक कार्बन चेन जो प्रिंसिपल चेन नहीं है उसको हम साइड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप जरा देखो कि अगर कोई कार्बन चेन, जैसे मान लो एक कार्बन चेन को हम कंसीडर करें, तो कार्बन चेन को इन जनरल आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आर का मतलब है एल्काइल और उसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया तो एक कंप्लीट चेन हो गई। फॉर एग्जांपल देखो जैसे आर ये मिथाइल हो गया, अब इससे हाइड्रोजन लगा दिया तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल हो गया मीथेन। इसी तरीके से अगर आर देखो, आर ये इथाइल है, अब इस इथाइल के साथ हाइड्रोजन लगा दिया तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है इथेन। समझा? तो ये आर एच का मतलब एक एंटायर मॉलिक्यूल, कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो आर है वही आर या तो प्रिंसिपल चेन होगा या साइड चेन होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंसिपल चेन है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आर एच, और अगर ये साइड चेन है तो हम हाइड्रोजन हटा करके इसको एज अ साइड चेन कंसिडर करेंगे। तो तब आप इसको ऐसे लिखोगे, अभी ये साइड चेन है, यहां पे ये प्रिंसिपल चेन है, मैं लिख देता हूं ये प्रिंसिपल चेन है और ये है बेटा साइड चेन। तो प्रिंसिपल चेन के फॉर्म में इसका जो जनरल नेम है
अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका जनरल नेम है एल्केन। एल्केन प्रिंसिपल चेन के फॉर्म में इसका जनरल नेम क्या है? एल्केन। अब हम इसको साइड चेन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो साइड चेन के फॉर्म में इसका नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का जो एन है ये हटा देते हैं, एन हटा देते हैं और क्या ऐड कर देते हैं? वाईएल ऐड कर देते हैं। एन हटाया और वाईएल ऐड कर दिया। अब इसको क्या लिखेंगे? एल्काइल। एल्काइल मतलब अगर मिथेन है तो मिथाइल हो जाएगा, अगर इथेन है तो इथाइल हो जाएगा, अगर ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, अगर साइक्लोप्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। इस तरीके से, इसी तरीके से देखो, अगर जो आर हम कंसीडर करें उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब हम इसको लिखेंगे एल्कीन। एल्कीन। अब एल्कीन को अगर हम साइड चेन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो साइड चेन के फॉर्म में इसका नेम लिखने के लिए क्या करेंगे? लास्ट का ई हटा देते हैं, ये लास्ट वाला ई हटा देते हैं और वाईएल ऐड कर देते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा बेटा एल्कीनाइल। एल्कीनाइल, एल्कीन एल्कीनाइल हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, अगर हमने कंसीडर किया एल्काइन, अब एल्काइन में भी क्या करेंगे? लास्ट वाला ई हटा दिया और वाईएल ऐड कर दिया, तो नेम इसका हो जाएगा एल्काइनाइल। एल्काइनाइल, ठीक है। तो अगर ये सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो प्रिंसिपल चेन के फॉर्म में नेम एल्केन होगा, साइड चेन के फॉर्म में नेम एल्काइल होगा। अगर कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड है तो प्रिंसिपल चेन के फॉर्म में नेम एल्कीन होगा, साइड चेन के फॉर्म में जनरल नेम एल्कीनाइल होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रिंसिपल चेन के फॉर्म में नेम एल्काइन होगा और साइड चेन के फॉर्म में नेम एल्काइनाइल होगा। इसी तरीके से मैं कुछ और प्रिंसिपल चेन और साइड चेन के बारे में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे देखो, जैसे ये प्रेजेंट है, तो ये है बेंजीन। प्रिंसिपल चेन के फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे बेंजीन। अब हमने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया तो ये साइड चेन बन गया। अब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहां से ये कनेक्ट होगा किसी और पार्ट से, तो जब ये साइड चेन के फॉर्म में कंसीडर होगा तो इसको हम लिखेंगे फिनाइल। अगर प्रिंसिपल चेन के फॉर्म में ये प्रेजेंट है तो हम बेंजीन लिखते हैं, और साइड चेन के फॉर्म में ये प्रेजेंट है तो इसको फिनाइल लिखते हैं। मैंने पीछे जो प्रीफिक्सेस आपको बताए थे डिफरेंट टाइप के, उसमें इसको भी कंसीडर किया था, फिनाइल को भी कंसीडर किया था। तो ये साइड चेन का जो है मतलब प्रिंसिपल चेन के फॉर्म में नेम हो गया इधर, और इधर क्या हो गया? साइड चेन के फॉर्म में नेम हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटा साइड चेन क्या है और साइड चेन का नेमिंग कैसे करेंगे। अब आप लिखो सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इसकी डिफिनीशन लिखो। लिखो एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप which is not treated as, which is not treated as
any functional group which is not treated as principal functional group, which is not treated as principal functional group, is called substituent, is called substituent. Any functional group which is not treated as principal functional group is called substituent. ठीक है, तो बोल रहा है कि substituent हम एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं जो वहां पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है. तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में मैंने पूरा नेम आपको वो फंक्शनल ग्रुप का जो लिस्ट बताया हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूएंट वाला नेम भी डिस्कस किया है. आप अगर उस टेबल को देखो तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने एज अ सेकेंडरी सफिक्स उसका नेम बताया था ओइक एसिड, और उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में जो नेम बताया हुआ है वो बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट वाला ही नेम है. तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं कार्बोक्सी. उसी तरीके से सल्फोनिक एसिड था तो सल्फोनिक एसिड का नेम हमने सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में सल्फोनिक एसिड बोला है और सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में हमने उसका नेम सल्फो लिखवाया हुआ है. तो ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला नेम है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला नेम बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट का नेम है. ठीक है, तो इसलिए आपको वो पूरी लिस्ट पहले तो एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर तैयार करना है, बाकी उसका सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में जो नेम है और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में नेम है वो भी आपको पूरा याद होना चाहिए. अब मैं आपको कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा हूं जो उस लिस्ट का पार्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहे ओल्ड आईयूपीएससी कन्वेंशन हो या लेटेस्ट आईयूपीएससी कन्वेंशन हो, दोनों में ही वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किए जाते. मतलब ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं. ठीक है, जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं. ठीक है, तो लिख लो, लिखो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप which are always treated, functional group which are always treated as substituent, functional group which are always treated as substituent. अब जरा देखो बेटा, सबसे पहले X, X स्टैंड फॉर हैलोजन. तो यहां पे अगर आप देखो तो X क्या हो सकता है? X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको कलेक्टिवली हैलोजन बोलते हैं. तो इनके लिए नेम जो लिखा जाता है वो हैलो, यानी कि फ्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो. इसी तरीके से अगर X है, अगर सब्स्टिट्यूएंट हमने कंसिडर किया है या बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया है NO2, NO2, तो इसके लिए हम हमेशा लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो NO2 के लिए लिखते हैं नाइट्रो, नाइट्रो लिखते हैं बेटा. अगर फंक्शनल ग्रुप है ONO, ONO, तो इसके लिए लिखते हैं बेटा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो. ठीक है, नाइट्राइटो. अगर NO2 है तो नाइट्रो लिखते हैं, अगर ONO है तो नाइट्राइटो लिखते हैं. आप ध्यान देना, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ कनेक्टिविटी में डिफरेंस है. ये नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड है जबकि ये ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है. तो नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड है तो नाइट्रो, और ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है तो नाइट्राइटो. ठीक है, इसी तरीके से देखो अगर ये है NO, तो NO
इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोसो। नाइट्रोसो। इसी तरीके से अगर ये है OCN, 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 तो इसको लिखते हैं साइनेटो। साइनेटो। और इसी तरीके से अगर ये है NCO, NCO, अब ध्यान देना, OCN और NCO, OCN एंड NCO फॉर्मूला सेम है, इनका फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस कहां है? कनेक्टिविटी को लेकर के। जैसे यहां पे NO2 एंड ONO, वैसे ही OCN एंड NCO। तो इसको बोलते हैं नीचे वाले को आइसो साइनेटो। आइसो साइनेटो। आइसोसाइनेटो। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, सुना है या नहीं? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीछे एक गैस का लीकेज रिस्पॉन्सिबल था, MIC। MIC, इस गैस के लीकेज की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ये एक हाईली पॉइजनस गैस है और इस गैस के लीकेज की वजह से थाउजेंड्स लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, और इनफैक्ट उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो आज भी दिखते हैं। तो MIC बेसिकली ये कंपाउंड है मिथाइल आइसोसायनेट। ये क्वेश्चन जो है ये JEE मेंस में भी पूछा जा चुका है और ये मेडिकल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मिथाइल आइसोसायनेट, इस गैस के लीकेज की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पॉइजनस कंपाउंड है। इसी तरीके से कुछ और सब्स्टिट्यूएंट भी हैं, जैसे SCN। SCN इसको लिखते हैं बेटा थायोसायनेटो। थायोसायनेटो। और अगर है NCS तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसायनेटो। आइसोथायोसायनेटो। इसी तरीके से एक सब्स्टिट्यूएंट ये भी होता है N डबल बॉन्ड N। N डबल बॉन्ड N, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसको लिखते हैं एजो, AZO। AZO, एजो, N डबल बॉन्ड N। इसी तरीके से एक सब्स्टिट्यूएंट ये है C डबल बॉन्ड NH। इसको लिखते हैं बेटा इमीनो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होते हैं, इसलिए इनका नेम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ही लिखा जाए। तो अगर कोई हैलोजन है तो हैलो जनरल टर्म, NO2 है तो नाइट्रो, ONO है तो नाइट्राइटो, NO है तो नाइट्रोसो, OCN है तो सायनेटो, NCO है तो आइसोसायनेटो, अगर SCN है तो थायोसायनेटो, अगर NCS है तो आइसोथायोसायनेटो।
अगर N डबल बॉन्ड N है तो एजो, और C डबल बॉन्ड NH है तो बेटा लिखते हैं इमीनो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो न तो ओल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर में और न ही लेटेस्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होते हैं। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट होते हैं। अब देखो बात आती है कि जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स के नेम में भी मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो लिखो मॉडिफिकेशन इन द नेम ऑफ सेकेंडरी सफिक्स, मॉडिफिकेशन इन द नेम ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। Modification in the name of secondary suffix. तो इसमें आप लिखो if carbon of chain terminating functional group, if carbon of chain terminating functional group, if carbon of chain terminating functional group is not considered in principal chain, if carbon of chain terminating functional group is not considered in principal chain, then its name is modified. Then its name is modified by adding carbo prefix. Then its name is modified by adding carbo prefix. Then its name is modified by adding carbo prefix. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल, अभी बताता हूं पहले चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है, पहले मतलब समझ लो। बोल रहा है कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो नेम है उसको हम मॉडिफाई करते हैं कार्बो प्रीफिक्स को यूज करते हुए। ये प्रीफिक्स हमें ये बता रहा है कि एक और कार्बन है प्रिंसिपल चेन के अंदर जिसको हमने प्रिंसिपल चेन के नेम में कंसीडर नहीं किया, मतलब जिसको रूट वर्ड में हमने कंसीडर नहीं किया। तो ये बताने के लिए कि रूट वर्ड जितने कार्बन की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है उसके अलावा भी एक कार्बन है जो किसी वजह से प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बो लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि एक एडिशनल कार्बन भी प्रेजेंट है। तो अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। लिखो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। भाई ये सेकेंडरी सफिक्स का मॉडिफिकेशन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का नहीं। ये मॉडिफिकेशन मैंने सेकेंडरी सफिक्स के लिए बताया। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जरा इसके बारे में लिखो। ठीक है, लिखो एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप whose carbon, any functional group whose carbon is appeared, any functional group
whose carbon is appeared to be trivalent, whose carbon is appeared to be trivalent inside its formula, inside its formula is called chain terminating functional group, is called chain terminating functional group, is called chain terminating functional group। तो बोल रहा है कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका कार्बन फार्मूला के अंदर ट्राईवैलेंट अपीयर हो रहा है, ट्राईवैलेंट का मतलब 3 बॉन्ड वो फार्मूला के अंदर बना रहा है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे देखो बेटा, मैं यहां पे एक टेबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, IUPAC नेम, उसका IUPAC नेम क्या है, और तीसरा कॉलम मॉडिफाइड IUPAC नेम। मॉडिफाइड IUPAC नेम। तब जरा देखो, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करते हो तो यहां पे ये फॉर्मूला है फंक्शनल ग्रुप का, ये फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है। इस बॉन्ड के थ्रू ये प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड होगा। ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हो, इस बॉन्ड के थ्रू ये प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड होगा, तो हम इस बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसको यूज करके प्रिंसिपल चेन से कनेक्ट हो रहा है। अब बाकी देखो, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, और ये कार्बन फार्मूला के अंदर अगर आप देखो तो कितने बॉन्ड बना रहा है, फार्मूला के अंदर कितने बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड बना रहा है। तो फार्मूला के अंदर ये 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये क्या है, ट्राईवैलेंट है। तो क्योंकि ये फार्मूला के अंदर 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये ट्राईवैलेंट है, इसलिए ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इसका नेम हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, IUPAC नेम इसका होता है ओइक एसिड, इसका IUPAC नेम है ओइक एसिड। मॉडिफिकेशन के बाद इसका नेम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बो आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से देखो, अगर हमने कंसीडर किया COOR, अब इसमें भी वही बात है, इस बॉन्ड के थ्रू तो ये प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है, इस बॉन्ड को देखो, इसके थ्रू ये प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है, तो ये तो काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी आप देखो, ये कार्बन फार्मूला के अंदर 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये भी क्या है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नेम हम यहां पे लिखते हैं OH, यहां पे हम इसका नेम क्या लिखते हैं, OH। मॉडिफिकेशन के बाद इसका नेम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। इसी तरीके से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां भी वही बात दिखाई पड़ रही है, फॉर्मूला के अंदर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। अरे R पे तू अब कहां से पहुंच रहा है, R एल्काइल होता है, R इज एल्काइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप।
अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये R जो है एल्काइल, COX, तो COX के लिए हम IUPAC नेम लिखते हैं ओइल हैलाइड, ओइल हैलाइड, और मॉडिफिकेशन के बाद इसका नेम हो जाएगा बेटा कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इसको CONH2, तो यहां पे लिखते हैं अमाइड, अमाइड AMIDE, और यहां पे इसका नेम लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। इसी तरीके से देखो, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है COOCO, तो यहां पे लिखते हैं इसका नेम ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। मॉडिफिकेशन के बाद इसका नेम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से अगर ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, यहां भी आप देख रहे हो कार्बन फार्मूला के अंदर ट्राइवेलेंट अपीयर हो रहा है, तो इसका IUPAC नेम है अल, IUPAC नेम है अल। मॉडिफिकेशन के बाद इसका नेम लिखते हैं कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड। इसी तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप है, देखो CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां भी कार्बन फार्मूला के अंदर 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे हम इसका नेम लिखते हैं नाइट्राइल, और मॉडिफिकेशन के बाद इसका नेम हो जाएगा कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल। तो ये कुछ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और ये इनका नेम है IUPAC नेम, और ये इनका मॉडिफाइड IUPAC नेम। अब जैसे मैं एक एग्जांपल को कंसीडर कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा। ये नोट कर लिया? तो अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास
ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो अब आप देखो यहां पे ये साइनाइड जो है, साइनाइड एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम लिखने में जब प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करते हैं तो प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन में एक बात बोली जाती है, अभी खैर ये सारे पॉइंट्स आप आगे पढ़ोगे, तो उसमें ये बोलते हैं कि कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, स्पेशली कार्बन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन। ये रूल होता है, कार्बन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन, ये एक रूल है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक और रूल है कि कार्बन ऑफ साइक्लिक रिंग, कार्बन ऑफ साइक्लिक रिंग एंड ए साइक्लिक चेन, कार्बन ऑफ साइक्लिक रिंग एंड ए साइक्लिक चेन कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली कंसीडर्ड टुगेदर। मतलब ऐसी कोई प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकती जिसमें साइक्लिक रिंग का भी कार्बन को काउंट किया जाए रूट वर्ड डिटर्मिनेशन के लिए और ए साइक्लिक चेन के कार्बन को भी काउंट किया जाए। या तो हम साइक्लिक रिंग के कार्बन को रूट वर्ड डिटर्मिनेशन में काउंट करेंगे या ए साइक्लिक चेन के कार्बन को काउंट करेंगे, दोनों को एक साथ काउंट नहीं कर सकते। अब यहां पे यही प्रॉब्लम है। आप देखो ये रिंग तो साइक्लिक है, जबकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एसाइक्लिक पार्ट के अंदर आया। जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन एसाइक्लिक चेन का पार्ट है, तो हम ये वाला कार्बन और रिंग का कार्बन को एक साथ प्रिंसिपल चेन में कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम है, ये एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है CN, CN इज अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। रूल के अकॉर्डिंग इसका कार्बन को हमेशा प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना चाहिए। अब यहां पे ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है कि आप अगर एक को कंसीडर करने जाते हो तो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एक तरफ तो रूल ये बोल रहा है कि इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा प्रिंसिपल चेन का पार्ट होना चाहिए, और दूसरी तरफ दूसरा रूल ये बोलता है कि साइक्लिक रिंग का कार्बन और ए साइक्लिक चेन का कार्बन एक साथ प्रिंसिपल चेन में नहीं आना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को हमें काउंटर करना है, तो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हम इसका मॉडिफाइड नेम यूज करते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप का मॉडिफाइड नेम यूज करेंगे जिससे हम ये बता पाएंगे कि भाई रूट वर्ड में हमने जितने कार्बन को मेंशन किया है उसके अलावा भी एक और कार्बन है जिसको हम कार्बो प्रीफिक्स लगा करके उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप, इस कंपाउंड का जो नेम होगा, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, देखो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसका अगर हम इसका नेम लिखें तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन है तो हेक्स आना चाहिए और प्राइमरी प्रीफिक्स इसके लिए साइक्लो होना चाहिए, साइक्लोहेक्स। इसका रूट वर्ड अगर आप देखोगे तो रूट वर्ड क्या होगा, साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स इसका रूट वर्ड हो गया, क्योंकि मैंने बताया था प्राइमरी प्रीफिक्स बिकम्स द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रूट वर्ड, तो साइक्लोहेक्स। और आप देखो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो क्या होगा, एन, साइक्लोहेक्सेन। और अब इसका मॉडिफाइड नेम हम कंसीडर करेंगे, तो इसका मॉडिफाइड नेम क्या है, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अब जरा देखो, अगर ये कंपाउंड है, अब जैसे ये कंपाउंड है, अब हमें अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, यहां पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को भी प्रिंसिपल चेन में काउंट करेंगे, तो इसको अगर काउंट करें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन। अब आप देख रहे हो
कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल चेन में ले लिया है, तो कार्बो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, यहां पे मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसका नेम क्या हो जाएगा? हेप्टेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम होगा हेप्टेन नाइट्राइल, जबकि इसका नेम क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। तो ये मॉडिफाइड नेम कब यूज होगा? जब फंक्शनल चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं बन पाएगा। तो बताओ बेटा, ये समझ में आया आपको? इसको नोट कर लेना, एग्जाम्पल कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये तो डिस्कशन हो गया पार्ट्स ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या आप ऐसे बोल सकते हो, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग नो फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे लिखो फॉर राइटिंग नॉमेनक्लेचर of saturated hydrocarbon, following steps are followed. For writing nomenclature of saturated hydrocarbons, following steps are followed. अब देखो क्या क्या स्टेप है, इसी सीक्वेंस में जाएंगे। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, ये पहला स्टेप है बेटा। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे। अब प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करने के लिए क्या रूल है? तो लिखो, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन में यहां पे कई सारे केसेस हैं। तो पहले फर्स्ट केस लिखो, select the longest continuous carbon chain. Select the longest continuous carbon chain containing maximum number of substituted group containing maximum number of substituted group। अब देखो, जब मैं substituted group की बात कर रहा हूं तो इसमें साइड चेन भी आ जाता है और सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाता है। containing maximum number of substituted group as principal chain,
एज प्रिंसिपल चेन। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन के लिए हमें एक ऐसी कार्बन चेन को कंसीडर करना है, हमें एक ऐसी कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन बनाना है जो कि लॉन्गेस्ट है। उस कार्बन चेन के बारे में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, कि वो चेन बनने में क्या हुआ, सिर्फ कार्बन इन्वॉल्व है, कार्बन 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 कार्बन, सिर्फ कार्बन से वो चेन बनी है। ऐसा नहीं कि बीच में कार्बन के साथ साथ बीच में ऑक्सीजन आ गया या नाइट्रोजन आ गया या सल्फर आ गया, मतलब वो कार्बन चेन में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए जो कि लॉन्गेस्ट हो और जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो फिर यहां पे कंफ्यूजन भी आता है। कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी या ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को हम प्रेफर करेंगे। हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि एक छोटी कार्बन चेन हो बट उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो। तो इसका आंसर ये है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन चेन को इंपॉर्टेंस देनी है। नंबर ऑफ कार्बन चेन इज मोर इंपॉर्टेंट than that of number of carbon in principal chain, या length of principal chain is more important than that of number of substituted group। ठीक है, तो जब हम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे तो प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन के लिए हमें लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इन कंपेयर टू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। लेकिन ये याद रखना बेटा, ये बात तभी होगी जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट हो। अगर कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो हम प्रिंसिपल चेन की लेंथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के कंपेयर में। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो फिर अलग सिचुएशन होगी। तो हमें एक ऐसी कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन बनाना है जो लॉन्गेस्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो और जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ये तीनों बातों को दिमाग में रखना। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। ये जो एक्सट्रीम एंड है उनको हमने लेबल किया हुआ, ये एंड A है, एंड B, C, D, E। प्रिंसिपल चेन कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक हम यहां पे प्रिंसिपल चेन को कंसीडर करेंगे। A to E, भूमिका ने बोला है A to E। हाँ भाई, बाकी लोगों को क्या लगता है? रीत ने भी बोला A to E। A to E, ठीक है, मतलब सब लोग मान रहे हैं कि A to E होना चाहिए। A to E सही आंसर है। अब क्यों सही आंसर है आप देखो, अगर A to E कार्बन काउंट करें
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A to E 11 कार्बन है। अगर आप A to B कंसिडर करते हो तो 1 2 3 4 5 6, A to C कंसिडर करते हो 1 2 3 4 5 6 7, A to D कंसिडर करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे बड़ी कार्बन चेन A to E है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बिगेस्ट कार्बन चेन होने की वजह से यहां पे प्रिंसिपल चेन क्या होगी? A to E। प्रिंसिपल चेन A to E, ये प्रिंसिपल चेन है। A to E is principal chain। A to E प्रिंसिपल चेन है। और रूट वर्ड की अगर बात करें तो टोटल 11 कार्बन है बेटा, तो रूट वर्ड हो जाएगा अनडेक। रूट वर्ड यहां पे होगा अनडेक। यहां से लेकर के यहां तक प्रिंसिपल चेन है। बताओ प्रिंसिपल चेन क्या है? B to E। अर्पित ने बोला A to E। दिशांत ने A to E बोला है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखो बेटा, एक बात तो कंफर्म लग रही है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंसीडर करें तो डी या ई में से किसी एक को तो आपको जरूर कंसीडर करना पड़ेगा। डी या ई में से किसी एक को आपको जरूर प्रिंसिपल चेन का पार्ट बनाना पड़ेगा अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप कंसीडर करना चाहते हो। आप देखो यहां से ये अलग हो रहे हैं, ये दोनों ब्रांचेज इस पॉइंट से अलग हो रही हैं। अगर इस पॉइंट के आगे देखो तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन। और इसमें आप देखो 1 2 3 4, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। अब नंबर ऑफ कार्बन बराबर है तो फिर किसको हम प्रिंसिपल चेन का पार्ट बनाएंगे? अगर आप इसको देखो
ये इस पॉइंट से डी तक, इसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ रहा है, ये मिथाइल, इसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ रहा है। जबकि अगर यहां से ई तक देखो तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ रहे हैं, एक मिथाइल आ रहा है और एक क्लोरो आ रहा है। तो इसमें जो है अगर आप ई को प्रिंसिपल चेन का एक एंड बनाते हो तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, select the longest continuous carbon chain having maximum number of substituted group as principal chain। तो अगर हम इसको प्रिंसिपल चेन का एक एंड बनाते हैं तो हमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मिलेंगे और साथ में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी मिलेगी। इसलिए एक एंड प्रिंसिपल चेन का ये है। अब हमें दूसरा एंड ढूंढना है, तो दूसरा एंड ढूंढने के लिए अब हम आगे जा रहे हैं। आगे क्यों जा रहे हैं, अगर मान लो हम इधर आते तो हमें 4 कार्बन और मिलते, जबकि यहां पे अगर आप आगे जा रहे हो तो क्या है 1, इसमें देखो अगर तो 1 2 3 4 4 यहां पे मिल गए, लेकिन और आगे जाओ तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर ज्यादा कार्बन मिल रहा है, इसलिए डी तो दूसरा एंड नहीं हो सकता। अब दूसरे एंड के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अब आगे आते हो तो आप यहां पे पहुंच जाओगे, इस पॉइंट पे आ जाओगे। अब यहां से आप देखो तो कितने कार्बन आगे जा रहे हैं 1 2 3, और इसमें कितने कार्बन जा रहे हैं 1 2 3। तो इन दोनों में चाहे ए को लो या बी को लो, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन बराबर है। अगर आप ए टू ई प्रिंसिपल चेन लेते हो तब भी उतने ही कार्बन मिलेंगे, बी टू ई लेते हो तब भी उतने ही कार्बन मिलेंगे। लेकिन ए टू ई लेने पे एक एडवांटेज है, एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ रहा है, एक एक्स्ट्रा मिथाइल आ रहा है जो इसमें नहीं है। इसलिए प्रिंसिपल चेन का दूसरा एंड जो है वो ए होना चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल चेन कहां से कहां तक है, ए टू ई इज प्रिंसिपल चेन। ए टू ई इज प्रिंसिपल चेन। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ट्राइडेक, ट्राइडेक, ये रूट वर्ड हो जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन हमने किया लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन के बेसिस पे, और सेकंड एग्जांपल में हमने देखा कि लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन तो बराबर आ गया। तो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन बराबर आने की सिचुएशन में हमने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को प्रेफर करते हुए प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन किया। अब देखो कुछ और केसेस भी प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन में लिखो, इफ molecular structure possesses cyclic ring, if molecular structure possesses cyclic ring and acyclic chain, cyclic ring and acyclic chain both, cyclic ring and acyclic chain both, then अब इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, if both possess, both का मतलब साइक्लिक रिंग और एसाइक्लिक चेन, if both possess unequal
unequal number of carbon atom. If both possess unequal number of carbon atom, अगर उनमें number of carbon atom unequal, if both possess unequal number of carbon atom, then principal chain is that which contains more number of carbon atom. Then principal chain is that which contains more number of carbon atom. Which contains more number of carbon atom. तो अब जैसे देखो बेटा, अब जैसे ये कंपाउंड है, अब आप यहां पे देख रहे हो इसमें साइक्लिक रिंग भी है और इसमें ए साइक्लिक चेन भी है। ए साइक्लिक चेन को देखो तो इसमें टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और साइक्लिक रिंग में 5 कार्बन है। तो ज्यादा कार्बन ए साइक्लिक चेन में है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन बन जाएगा। तो ये प्रिंसिपल चेन है बेटा। और अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो हम यहां पे रूट वर्ड क्या लिखेंगे? रूट वर्ड लिखेंगे हेक्स। इसके लिए रूट वर्ड लिखेंगे हेक्स। अब जैसे ये कंपाउंड है, इसमें भी साइक्लिक रिंग और ए साइक्लिक चेन है। साइक्लिक रिंग में 6 कार्बन है, ए साइक्लिक चेन में 4 कार्बन है। तो ज्यादा कार्बन साइक्लिक रिंग में होने की वजह से ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। तो रूट वर्ड इसके लिए हो जाएगा बेटा साइक्लो हेक्स। साइक्लो हेक्स। दूसरा केस लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ बोथ possess equal number of carbon atom, if both possess equal number of carbon atom, if both possess equal number of carbon atom, then principal chain, then cyclic ring is always considered, then cyclic ring is always considered as principal chain. Then cyclic ring is always considered as principal chain. Then cyclic ring is always considered as principal chain. अब जैसे देखो ये कंपाउंड है, यहां पे आप देख रहे हो साइक्लिक रिंग में भी 4 कार्बन है और ए साइक्लिक चेन में भी 4 कार्बन है। तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। तो जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है तो साइक्लिक रिंग को ही हमेशा प्रिंसिपल चेन कंसीडर किया जाएगा। स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग, मतलब IUPAC रूल के अकॉर्डिंग साइक्लिक रिंग को ही हम यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कंसीडर करेंगे। तो रूट वर्ड हो जाएगा साइक्लोब्यूट। साइक्लोब्यूट। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, इफ बोथ possess equal number of carbon, if both possess equal number of carbon, if both possess equal number of carbon and unequal number of substituted group, if both possess equal number of carbon and unequal number of substituted group, unequal number of substituted group, then principal chain is that
principal chain is that which possess more number of substituted group. Which possess more number of substituted group. जैसे ये स्ट्रक्चर है बेटा, अब यहां पे आप देखो इसके अंदर 6 कार्बन है और यहां पे अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इधर भी एसाइक्लिक चेन में भी 6 कार्बन है, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप किसमें ज्यादा है। इसमें अगर आप देखो तो 1 2, 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दिख रहे हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3। तो ए साइक्लिक चेन में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे ए साइक्लिक चेन को प्रिंसिपल चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये तो रूट वर्ड यहां पे आप लिखोगे हेक्स। हेक्स अगला पॉइंट लिखो, if both possess equal number of carbon and equal number of substituted group, if both possess equal number of carbon and equal number of substituted group, if both possess equal number of carbon and equal number of substituted group, then cyclic ring is always considered as principal chain. Cyclic ring is always considered as principal chain. Cyclic ring is always considered as principal chain. अब जैसे ये स्ट्रक्चर है देखो, इसके अंदर भी 5 कार्बन है और यहां पे भी आप देखो 5 कार्बन। तो ए साइक्लिक चेन और साइक्लिक रिंग दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप देखो, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो जब साइक्लिक रिंग मतलब लेंथ भी सेम है और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में साइक्लिक रिंग को ही हमेशा प्रिंसिपल चेन बनाएंगे। तो यहां पे रूट वर्ड हो जाएगा बेटा साइक्लोपेंट। साइक्लोपेंट। अगला केस लिखो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ टू साइक्लिक रिंग are directly connected with each other, if two cyclic ring are directly connected with each other, if two cyclic ring are directly connected with each other, then principal chain is that which contains more number of carbon atom.
more number of carbon atom. तो अब जैसे देखो, अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, आप यहां पे देख रहे हो एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ये सीधे कनेक्टेड है, बीच में कोई कार्बन नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जिसमें ज्यादा कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन बन जाएगा। तो ज्यादा कार्बन इस 6 मेंबर्ड रिंग में है, ये प्रिंसिपल चेन होगा। तो यहां पे साइक्लोहेक्स रूट वर्ड हो जाएगा। अब इसमें एक सिचुएशन ये भी आ सकती है बेटा, अगर मान लो कि 2 रिंग है और दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनमें नंबर ऑफ कार्बन बराबर है। 2 रिंग है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का नंबर अनइक्वल है। इसमें 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इसमें 1 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो फिर जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा वो प्रिंसिपल चेन बन जाएगा। तो ये प्रिंसिपल चेन बनेगा बेटा, और रूट वर्ड हम यहाँ पे साइक्लोहेक्स लिखेंगे। लास्ट पॉइंट लिखो प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन में, लास्ट पॉइंट, लिखो if two cyclic ring are connected, if two cyclic ring are connected through, if two cyclic ring are connected through an acyclic chain, an acyclic chain, if two cyclic ring are connected through an acyclic chain or a cyclic ring, then principal chain is that, then connecting acyclic chain or cyclic ring, then connecting acyclic chain or cyclic ring, then connecting acyclic chain or cyclic ring is always considered as principal chain, is always considered as principal chain, is always considered as principal chain. अब उसमें कितने कार्बन है ये मैटर नहीं करता, चाहे उसमें 1 कार्बन हो या 10 कार्बन हो या 5 कार्बन हो, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 साइक्लिक रिंग डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो किसी ए साइक्लिक चेन के थ्रू कनेक्टेड है, या उनके बीच में एक साइक्लिक रिंग है जो इनको कनेक्ट कर रही है, तो जिस साइक्लिक रिंग या ए साइक्लिक चेन के साथ वो कनेक्टेड होंगे उसी को हमेशा प्रिंसिपल चेन बनाएंगे। जैसे देखो, अगर ये स्ट्रक्चर है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग और 7 मेंबर्ड रिंग, आप देख रहे हो यहां पे ये दोनों रिंग सीधे कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इनके बीच में एक ए साइक्लिक चेन आ रही है। तो जिस ए साइक्लिक चेन के थ्रू ये कनेक्टेड है, इसी ए साइक्लिक चेन को हम यहां पे प्रिंसिपल चेन की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर यहां पे रूट वर्ड कंसीडर किया जाए तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप। इसके लिए रूट वर्ड होगा प्रोप।
अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ये जो बीच वाली रिंग है ये दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो इसको हम प्रिंसिपल चेन की तरह ट्रीट करेंगे। तो साइक्लोब्यूट तो ये रूल्स हैं प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन के लिए। अगर हमें प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल्स सबको समझ में आ गए बेटा? प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन के लिए जितने रूल्स मैंने बताया ये सब क्लियर हो गए आपको? ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था। जब हमें किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखना है तो पहला स्टेप है कि हम वहां पे प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए ये रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आता है स्टेप टू। स्टेप टू, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन। Numbering of principal chain। देखो, अगर हमें प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग करनी है, बस मैं इसको समराइज कर देता हूं। अगर हमें प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग करनी है तो प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग के लिए वैसे तो बुक्स में आप देखोगे 4 रूल्स की बात होती है, 4 रूल्स को कंसीडर किया जाता है, बट मैं आपको बोलूंगा कि सिर्फ 3 रूल्स की जरूरत पड़ती है। अगर 3 रूल्स आपको पता है तो आप इन 3 रूल्स के बेसिस पे प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग कर सकते हो। कंडीशन ये है कि वो रूल्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको अप्लाई करना। ठीक है, तो लिख लो, फॉर नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, फॉर नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, फॉर नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन, following 3 rules। For numbering a principal chain, following 3 rules are taken into consideration। Following 3 rules are taken into consideration, are taken into consideration in their given order of priority। In their given order of priority। ये रूल्स को हमें इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में अप्लाई करना है। अगर आपने ये प्रायोरिटी ऑर्डर को बदल दिया, आपने अपना प्रायोरिटी ऑर्डर बना लिया, तो फिर सब गड़बड़ हो जाना है और आपको लड्डू मिलेगा। ठीक है, अब वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर ये है बेटा, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल। आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लो, बाकी डिटेल इनका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई किया जाता है लोवेस्ट लोकेंट रूल को। अगर ये रूल नंबरिंग को समराइज नहीं कर पाता, मतलब फाइनलाइज, अगर इस रूल के बेसिस पे नंबरिंग फाइनलाइज नहीं हो पाती है, तब हम अप्लाई करते हैं लोवेस्ट सम रूल को। लोवेस्ट सम रूल। और अगर ये रूल भी फेल करता है, कंक्लूसिव नहीं है, तब उस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं रूल ऑफ इक्विवेलेंट पोजीशन। रूल ऑफ इक्विवेलेंट पोजीशन, जिसको कई बार रूल ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी बोला जाता है।
और रूल ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये 3 रूल्स है बेटा। लोवेस्ट लोकेंट रूल, नहीं डिसाइडिंग है तो लोवेस्ट सम रूल, और ये भी डिसाइडिंग नहीं है तो रूल ऑफ इक्विवेलेंट पोजीशन। बुक्स में एक और रूल की बात होती है जिसको बोलते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। बट वो रूल हमें रिक्वायर्ड ही नहीं होता अगर हम इन रूल्स को इस सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये 3 रूल बताऊंगा और इनका डिटेल जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये लास्ट वाले को मैंने बोला रूल ऑफ इक्विवेलेंट पोजीशन और रूल ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसको रूल ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। तो अब बाकी जो डिस्कशन है इसका उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बेटा, गुड नाइट।